कि अगर हमने रोगों के बारे में पढ़ा है तो अब हम इनकी चिकित्सा के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो साध्य पांडु कामला रोग की चिकित्सा इन सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। इससे पहले यहाँ पे हम इस बात को भी जानना चाहते हैं पांडु रोग की चिकित्सा सूत्र क्या होता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कई बार आपसे श्लोक उठा के पूछता है, रेफरेंटिव क्वेश्चन पूछते हैं प्रॉफ में, है ना। वो कौन कौन से श्लोक पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, हमने आपको भेजा भी है। 2-3 श्लोक तो आपके यहाँ पे नोट्स में ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो बात हमने लिखा हुआ है। फिलहाल लिखा हुआ है हेडिंग कि साध्य पांडु कामला की चिकित्सा या चिकित्साक्रम, इन द सेंस की पांडु रोग के बारे में बात करना चाहते हैं, कामला रोग के बारे में बात करना चाहते हैं, इनकी चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। व्हाट इज द सूत्र, तो किस डायरेक्शन में हम जाएंगे। अरे बात आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि पेशेंट में ड्राइनेस की कंडीशन पैदा हो चुकी है ना, ड्राइनेस की कंडीशन पैदा हो चुकी है और उसमें बल क्षीण हो चुका है। तो हमें जरूरत है ऐसी चीज देने की जो उसके बल को भी मेंटेन करे, ड्राइनेस को भी दूर करे, इवन जो दोष वहां पे बढ़े हुए उनको बाहर करने का भी काम करना हम लोग का ही काम है। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं साध्य पांडु कामला की चिकित्सा में क्या लिखते हैं, संशोध्यो मृदु भिष्टिक्त कामली तू विरेचन। इससे पहले एक लाइन है, बुक में देखोगे तो मिलेगा, लेकिन यहाँ लिखा नहीं, लेकिन अगर चाहोगे तो यहाँ लिख सकते हो। ऊपर थोड़ा सा जगह खाली है तो आप यहाँ चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। तो क्या है, ऊपर की लाइन में पढ़ रहा हूँ, आप बुक से भी इसको पेस्ट कर लेंगे तो 2 लाइन का श्लोक प्रॉपर हो जाता है। क्या है श्लोक, तत्र पांडु आमयी, यानी पांडु रोगी, आमय मतलब रोग की बात कर रहे हैं, तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व, है ना, स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम के। उसके बाद ये दूसरी लाइन है, संशोध्यो मृदु भिष्टिक्त कामली तू विरेचन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, बहुत पूछा आता है कामली तू विरेचन, है ना। तो कामली तू विरेचन आता है तो आपका श्लोक यहाँ से रेफरेंस जाता है ना। तमके तू विरेचन आएगा, वो कहीं और आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको इसका स्वास्थ्य में, है ना। या पक्षाघाते तू विरेचनम, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, पक्षाघात में पढ़ाऊंगा, वात प्यादि में। और हमने आपको पढ़ाया है उदर रोग में नित्य विरेचन। तो विरेचन करके 4 जगह से कुछ फेवरेट बातें आती हैं, एक जैसी बातें। तो कामली तू विरेचन है, साध्य पांडु कामला की चिकित्सा सूत्र में आता है, ध्यान रखोगे। हेडिंग ध्यान रखना है, साध्य पांडु कामला की चिकित्सा, ध्यान रखो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2020 का क्वेश्चन है, और यही नहीं, अभी शायद लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, जो 2023 या 24 में जो भी हुआ था अभी लास्ट ईयर, उसमें भी आया था कामली तू विरेचन। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कामली तू विरेचन है, तो आप प्रॉपर हेडिंग बनाओगे, क्या लिखोगे, साध्य पांडु कामला की चिकित्सा, तो वहां प्रॉपर बताओगे, है ना। हालांकि ये कामली के बारे में यानी कामला के बारे में कहना चाहते हैं, पूरा कामला के बारे में बात करना चाहते हैं। आप श्लोक कहते हैं ना कामली तू विरेचन, तो कामला के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये श्लोक अगर आता है तो आपको पूरा लिख करके वहां पे प्रॉपर हेडिंग डाल करके बताना चाहिए। तो हेडिंग क्या है, साध्य पांडु कामला की चिकित्सा। श्लोक क्या है, तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम के। उसके बाद संशोध्यो मृदु भिष्टिक्त कामली तू विरेचन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामली तू विरेचन है, यही उठा कर देता कई बार। तो क्या कहना है, साध्य पांडु रोग में कह रहे हैं स्नेहन करने के बाद, हमने कहा था, हमने स्नेहन यहाँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पेशेंट में ऑलरेडी ड्राइनेस यानी रुक्षता आ चुकी है, हमने कल आपको पढ़ाया देखा। तो कह रहे हैं स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन के द्वारा शोधन करना चाहिए। वमन करना है, विरेचन करना है, हम यानी मोटा मोटा शोधन करना है। अब करें यदि, अब देखो ये जो बात लिखना चाहते हैं कामली तू विरेचन वाला, यहाँ से आप करें यदि कामला रोग से पीड़ित रोगी है तो क्या करें, तिक्त, है ना, लिखा संशोध्यो मृदु भिष्टिक्त है, तो कह रहे हैं तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन करना चाहिए। संशोधन यानी मृदु विरेचन करने की बात कर रहे हैं, ये करें। ये जो श्लोक लिखा है ना, संशोधन मृदु भिष्टिक्त है कामली तू विरेचन है, इन कामला रोगी में संशोधन यानी विरेचन के लिए कह रहे हैं किससे, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध औषधियों, मतलब तिक्त द्रव्य से यानी तिक्त वाली जो औषधियां होती हैं उनसे सिद्ध घृत का सेवन करके हम विरेचन कराएं। ये है फार्मूला चिकित्सा सूत्र। आगे लिखा है कि पांडु रोगी में पथ्य क्या देना चाहिए, यानी अगर पांडु पेशेंट है तो हम उसमें क्या क्या खाना, ये पूछा जाता है कई बार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काय चिकित्सा में फाइनल ईयर में कि पांडु रोगी में पथ्य क्या क्या होता है बताओ, आया था फाइनल ईयर लास्ट ईयर का इलाहाबाद में पूछा गया है कि पांडु रोगी में पथ्य क्या क्या होता है। तो पांडु रोगी में पुराना साली यानी चावल की बात कर रहे हैं, यव की बात कर रहे हैं, गोधूम यानी गेहूं की बात कर रहे हैं, मूंग की बात कर रहे हैं, अरहर की बात कर रहे हैं, मसूर की बात कर रहे हैं, यूस और जांगल मांस की बात। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बात कहना चाहते हैं, ये साध्य पांडु कामला की चिकित्सा के बारे में तो साफ साफ यहाँ पे बता रहे हैं कि पुराना साली, यव के बारे में या गोधूम के बारे में, मूंग अरहर के बारे में और मसूर के बारे में। यानी मोटा मोटा अगर पांडु रोगी का जो पेशेंट होता है, एनीमिक पेशेंट जो होता है, उसको हम क्या खाने में देना चाहते हैं, क्या उसके लिए हितकर है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोल दिया है भाई, गेहूं डेली खाते हैं हम लोग, चावल भी खाते हैं, यव भी खाते हैं, मूंग भी खाना चाहिए, मूंग तो खानी चाहिए, अरहर भी खाते हैं, मसूर भी खाते हैं, है ना, और जांगल मांस। तो ऐसा कुछ इस समय ऐसा स्पेशल बात नहीं लिखा जो तुमको याद नहीं आएगा कि पांडु रोगी में चरक ने पथ्य क्या बताया। तो बात ध्यान रखोगे तो यहाँ पे अपने माइंड में सेटअप रखना है कि हमें इस लेवल का सोच कर रखना है कि जो हम डेली रूटीन में हम जो खाते पीते वही चीज लिखा है। मतलब कई बार दिमाग में आता ना कि हाँ पथ्य है तो क्या क्या बता दिए रखने, तो दिमाग याद नहीं आता। तो आपके दिमाग में सीधा फंडा होना चाहिए कि जो हम डेली खाते वही चीज लिखा था, कुछ नया नहीं था। तो डेली क्या खाते, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, मूंग खाते हो, अरहर खाते हो, मसूर खाते हो, ये तो खाती हो ना, तो वही बात तो लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से तुमको ध्यान रखना है, अदरवाइज अगर रखने पे आओगे तो फिर रटोगे, भूल जाओगे।
फिर लगेगा कि क्या था क्या नहीं था, फिर उल्टा सीधा लिख के चले आओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे जो डेली खाते हैं वही चीज लिखा है। आगे लिखते हैं पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र बताओ, है ना। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र बताओ, यहाँ पे साफ साफ, और ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र आपको एकदम एग्जैक्ट, अगर श्लोक सहित याद होना चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में यानी प्रॉफ एग्जाम में भी ये श्लोक उठाकर रेफरेंटिव देता है, कहेगा वातिकम स्नेह भूष्टम डाट 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 करके दे देगा, कहेगा निम्नलिखित श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या लिखते हुए इसका निदान, इसका पूर्व, इसका लक्षण, इसकी चिकित्सा ब्ला ब्ला पूछ लेगा। कई बार ऐसे पूछते, या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में, या तो 2 नंबर में आ जाएंगे, या है ना, या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे, या तो पांडु का चिकित्सा पूरा पूछ लेगा कि पांडु रोग का चिकित्सा बता दो, यानी तुमको पूरा डिटेल में बताना। लेकिन अगर तुमसे पूछता है पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र बताओ, तब तुमको ये स्पेशली ये बताना चाहिए सूत्र, यानी किस डायरेक्शन में हम काम करें। तो यहाँ पे लिखते हैं पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र में वातिके स्नेह भूष्टम, इस श्लोक याद होना चाहिए, क्या लिखा, वातिके स्नेह भूष्टम पैप्तिके तिक्त शीतलम। क्या बोला, वातिके स्नेह भूष्ट, तो आज आप कह रहे हैं कि वातिक की कंडीशन में स्नेह भूष्ट, स्नेह के लिए बात कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं पैप्तिके तिक्त शीतलम, यानी पित्तज पांडु अगर होगा तो तिक्त शीतलम, यानी तिक्त वाली चीजें और शीतल वाली चीजें हम देंगे। अब कफ के लिए क्या करें, श्लेष्म के कटु तिक्त उष्णम, यानी कफज पांडु के लिए कटु तिक्त और उष्ण वाली चीजें हम प्लान करेंगे। और विमिश्रिकम, विमिश्रिक का मतलब यहाँ पे मिश्रित चिकित्सा की बात करें, किसके लिए, सन्निपातिक। तो साफ साफ बता दिया, हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया कि पांडु 5 प्रकार का होता है, प मतलब पांडु, प मतलब 5 प्रकार का, ऐसा वातज बताया था, पित्तज बताया था, कफज बताया था, सन्निपात बताया था, और स्पेशली मृतिका भक्षण उसका हम अलग से पढ़ेंगे। हम यहाँ पांडु रोग की बात कर रहे हैं, मिट्टी वाला अलग से हम प्रॉपर्ली आपको बताएंगे। यहाँ पे साफ साफ जो चारों दोष वाली बात में बता रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं, क्या कहा, वातिके स्नेह भूष्ठम पैक्तिके तिक्त शीतलम श्लेष्म के कटु तिक्त उष्णम विमिश्रम सन्निपात, यानी वातज पांडु में स्नेह प्रधान औषधियां हम देंगे, पित्तज पांडु में तिक्त रस एवं शीत वीर्य युक्त वाली औषधियां देंगे, कफज पांडु में कटु तिक्त और उष्ण वीर्य वाली औषधियां हम प्लान करेंगे। और अगर सन्निपातिक होगा इन द सेंस की मिश्रित औषध द्रव्य का मतलब जिस तरह का दोष की डोमिनेंसी होगा उसके हिसाब से हम दवाइयों का प्लान करेंगे, ये बताया। तो कहने का मतलब साफ साफ लिख रहे हैं, तो याद रहना चाहिए लोग क्या लिखा, वातिके स्नेह भूष्ठम पैक्तिके तिक्त शीतलम, वातिक का एकदम अलग किया, पैक्तिक का अपना एकदम अलग किया, श्लेष्मिक का भी अलग किया, सन्निपातक का भी अलग, एकदम तोड़ तोड़ के याद रखना चाह सकते, क्या, वातिके स्नेह भूष्ठम ये वात का हो गया, दूसरा कह रहे हैं पैक्तिके तिक्त शीतलम ये पित्त का हो गया, अब कफज क्या करें, श्लेष्म के कटु तिक्त उष्णम ये कफज का हो गया, और सन्निपात क्या कह रहे हैं विमिश्रम सन्निपात, एकदम सिंपल है, आधा आधा तोड़ के दिमाग में रखोगे, सिंपल है। वातज वाला तो उसको चिकना चाहिए भाई, उसमें ड्राइनेस की कंडीशन ऑलरेडी होती है, स्नेह प्रधान औषधि साफ साफ करें तो ऑटोमेटिक समझ आ रहा है भाई, स्नेह वात का समन्वय करेगा, और प्लस वहां पे स्नेह के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें मेडिकेटेड होगा, नॉर्मल स्नेह थोड़ी होगा। पित्तज के लिए यहाँ पे तिक्त रस जो होता है वो पित्त का समन करता है, शीत वीर्य वाले से वो पित्त का समन करेगा। कफज के लिए कटु तिक्त, ये क्या करते हैं, कटु तिक्त ये कहीं ना कहीं यहाँ पे उष्ण वीर्य वाली औषधियों के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब ये कफज पांडु की बात कर रहे हैं। श्लेष्मिक में सन्निपातक में विमिश्रित औषधि इन द सेंस की मिश्रित चिकित्सा, जिस दोष की डोमिनेंसी होगी उस दोष के हिसाब से हम अपना औषधि खुद प्लान करेंगे, क्लियर है।